विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद शीश महल बनाम राजमहल पर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि 3 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान निकालकर फेंक दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बताने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि आज वो मीडिया के साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास जाकर मिनी बार, सोने की टॉयलेट और स्विमिंग पूल खोजेंगे। उसके बाद राजा के राजमहल देखने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल। संजय सिंह के चैलेंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अगर संजय सिंह शीश महल दिखाना चाहते हैं तो उस दिन क्यों नहीं दिखाया जब पहली बार शीश महल बनाने का आरोप लगा। वहीं आतिशी के आरोप पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस सरकारी आवास का आतिशी ने कब्जा ही नहीं लिया, अब जब उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है तो आतिशी नाटक कर रहे हैं। अब ताला लगा के तो आप ही रखे हुए हैं, पता नहीं 1 महीना से उसमें क्या कर रहे थे। आपको तो कायदे से जिस दिन पहला सवाल उठा था शीश महल पे, उसी दिन आपको ले जाकर के दिखा देना चाहिए था। उस दिन क्या छुपाने में लगे थे संजय सिंह जी? अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है। तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं, अब किस तरह से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है। तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और इसके बाद कुछ होना नहीं है, अब आतिशी मारलेना को शीश महल याद आ रहा है। हालांकि इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी कर आतिशी के दावों को खारिज कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं आई। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आतिशी से कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड का पोजीशन लेने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। आतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था। इनमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया है, वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के 5 वर्किंग डे के अंदर घर का कब्जा नहीं लेता तो आवंटन खुद ही रद्द हो जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एआईएमआईएम ने ओखला विधानसभा सीट से शाफर रहमान खान को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिसे लेकर बीजेपी ने एआईएमआईएम पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और एआईएमआईएम में दंगाइयों को बड़ा भाईजान बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको सिर्फ दंगाइयों का भाईजान बनना है। बड़ी बात है कि एआईएमआईएम ने जिस शाफर रहमान खान को उम्मीदवार अपना बनाया है, वो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। इससे पहले एआईएमआईएम मुस्तफा
बाद विधानसभा से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बना चुकी है। चुनाव में कांग्रेस और एमआईएम के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन है कि कौन बड़ा भाईजान बन सकता है दंगाइयों का। मतलब ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान, शफाउर रहमान खान, ऐसे लोगों को टिकट देने की बात की जा रही है, टिकट दिए जा रहे हैं। इनको केवल दंगाइयों के भाईजान बनना है क्योंकि वोट बैंक की दुकान चलानी है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। बड़ी खबर यह है कि फ्रीवेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। जस्टिस बीआर गवाई और एजी मसीह की पीठ ने देश के अटॉर्नी जनरल की दलील के जवाब में टिप्पणी की। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वो वित्तीय संकट का बहाना बना देते हैं। एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज पहली बैठक करेगी। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी के सांसदों को भी जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा विधान तमाम सभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन देगी। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। ये आखिरकार जो होने वाला है, इसको लेकर सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also. in मिल्कीपुर in यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से एसपी और बीजेपी में फाइट देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर सीट पहले एसपी के पास थी और इस सीट से एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है
कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर मिल्कीपुर क्यों नहीं। विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। बीजेपी अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक चुकी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। काली भी और मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयां बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहां से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। अयोध्या वाली सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एसपी को हराकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का ऐलान कर दिया है, फैसला ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह को चुनने की मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी खुशी जताती हैं और पीएम मोदी से मुलाकात कर आभार भी उन्होंने जताया है। बताया जा रहा है कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजो कर रखने का फैसला किया है। और इस वक्त बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम विशाखापट्टनम में रोड शो होगा। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो आज बड़ी सौगात आंध्र प्रदेश को मिलने जा रही है। एक बड़ा रोड शो होगा, भव्य रोड शो होगा विशाखापट्टनम में शाम को। खबर यह है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देते हुए नजर आने वाले हैं। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला आज रखते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजापुर नक्सली हमले का न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 के हाथ हमले के मास्टरमाइंड की तस्वीर हाथ लगी है। जिस नक्सली के इशारे पर जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, नक्सली पर 25 लाख का इनाम भी रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए मास्टरमाइंड की तस्वीर। बीजापुर नक्सली हमले का मास्टरमाइंड, न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। 25 लाख के इनामी दुर्दांत पापा राव ने रची साजिश। ये उसी दुर्दांत नक्सली पापा राव की तस्वीर है जिसके इशारे पर बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसके ऊपर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 25 लाख का इनाम रख रखा है। ये वही कुख्यात नक्सली पापा राव है जिसकी मौत की खबर कई बार आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बीजापुर में इसी पापा राव की वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की यूनिट ने
सुरक्षा बल के खिलाफ बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया। पिछले 1 साल के भीतर इस सबसे बड़े नक्सली हमले के पीछे नक्सलियों की बौखलाहट छिपी हुई है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर उनका पूरा काडर तितर बितर हो गया है और छोटे छोटे ग्रुप इसी तरीके के हमले करने पर आमदा है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को हुए इस भीषण नक्सली हमले में 60 से 70 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान आईईडी को सड़क के नीचे प्लांट किया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 20 दिन से स्थानीय यूनिट इस हमले की रेकी कर रही थी। ये रेकी इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि इस जगह पर सुरक्षा बल की गाड़ियों का लगातार मूवमेंट होता था। सूत्रों के मुताबिक वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की इस स्थानीय यूनिट ने पहले से जानकारी जुटा ली। यूनिट को पहले से पता चल चुका था कि पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन दल आ रहा है और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहां से गुजरी, आईडी में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 8 सैनिक और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। पापा राव की भूमिका 2010 में हुए सीआरपीएफ जवानों पर हमले में भी थी, जिसमें 70 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि कमांडर पापा राव और लेंगू नक्सल ही इस कमेटी को ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों दुर्दांत के ऊपर 25-25 लाख का इनाम है, जबकि साउथ बस्तर एरिया कमेटी की अगुवाई दुर्दांत नक्सली लीडर हिडमा कर रहा है, जिसके इलाके में कुछ महीने पहले ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना हुई। पिछले साल इस कमेटी के 10 सदस्यों ने पुलिस और सुरक्षा बल के सामने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलियों की जिस कमेटी ने इस हमले को अंजाम दिया है, उससे पहले भी बस्तर के डिवीजन में वह अपनी खौफजदा जो गतिविधि है वह कायम रखने की कोशिश कर रही थी। 4 दिसंबर को बस्तर इलाके में ही 2 पूर्व सरपंचों की 24 घंटे के भीतर हत्या, उसकी एक कोशिश थी कि इलाके में कम से कम उसकी मौजूदगी खौफ की दर्ज हो। अब इस सबसे बड़े हमले के बाद आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन भी और ज्यादा तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई और आत्मसमर्पण की खबरों ने नक्सलियों को भारी दबाव में ला दिया, जिसका असर ये हुआ कि पापा राव ने इस हमले की साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से बड़े अभियान चला रखे हैं, उसकी वजह से भी नक्सली कमांडर तिलमिलाए हुए हैं। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। इस इलाके में सुरक्षा बल के 5 फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस पोस्ट बन चुके हैं, जिनमें अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का स्थायी कैंप है। ये सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी करते हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडा गांव में लगातार सुरक्षा बल एक्टिव हैं, जिसका असर ये हुआ है कि बीते 2 सालों में यहाँ नक्सलियों की संख्या 1500 से घटकर 250 से 300 रह गई। लेकिन बीजापुर में हुए हमले के बाद जिस तरह से एक बार फिर कमांडर पापा राव का नाम आया है, वो और चिंता में डालने वाला है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि कमांडर पापा राव न सिर्फ बेहद शातिर हैं, बल्कि वो ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सलमान खान के मुंबई के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके घर की खिड़की और बालकनी अब पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। सलमान खान ने अपने बालकनी तक पूरी तरह से बंद करा के उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा दिए हैं। यही नहीं, सलमान खान के घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने सलमान खान के घर पर
यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी और उसके बाद उनकी सुरक्षा को कड़ा किया था। अब खबर ये मिल रही है कि सलमान खान के घर में बुलेट प्रूफ पैन लगाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में बुलेट प्रूफ पैन लगाने के साथ ही दीवार लगाने के साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसी वजह से इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों और 8 महीने पहले सलमान के घर पर फायरिंग के बाद से ही सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सलमान खान के घर को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है। ये वही जगह है जहां से सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन भी करते हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हाईटेक कर दिया गया है। खिड़कियों को कवर कर दिया गया है। उनके ऊपर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है और सलमान के परिवार के सदस्य भी अब पुलिस सुरक्षा के में ही बाहर जाते हैं। ये सब बदलाव सलमान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किए गए हैं। और इस बीच यूपी के संभल से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर खग्गू सराय इलाके में 40 साल बाद जिस मंदिर के ताले को प्रशासन ने खुलवाया है, उस मंदिर के पास मकानों में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने 2 दिन अल्टीमेटम इसका पहले दिया था। प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खग्गू सराय इलाके में 40 साल बाद जिस मंदिर के ताले प्रशासन ने खुलवाए हैं, वहां के मकानों में जो अतिक्रमण किया गया है, प्रशासन ने उसमें अब एक्शन लिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन ने पहले ही इन मकानों को दिया था। मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये अल्टीमेटम यहां मकान में रह रहे लोगों को दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से है। यहां पर पर्यटकों को एक अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब करतब दिखाती लक्ष्मी बाघिन नजर आई। बताया जा रहा है कि टूरिया जोन में अचानक पर्यटकों के सामने ये बाघिन 15 फीट ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ गई थी। बाघिन के करतब देखकर पर्यटक हैरत में पड़ गए। कुछ देर बाद बाघिन पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो करतब दिखाती हुई लक्ष्मी बाघिन को आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पे वो चढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके बाद वो वहां नीचे भी उतरी। यहाँ पर पर्यटक जो मौजूद थे उन्होंने अपना वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। काफी देरी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। पर्यटक काफी रोमांचित हो गए इस अद्भुत नजारे को देखकर। पेंच टाइगर के तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। अगली खबर